अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा शुरुआत करते हैं। एक फोन तो बज ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे सामने अलार्म बेल्स बज रही हैं इस वक्त हीट वेव की वजह से। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, कहा जा रहा है 11 मई से लेकर 16 मई तक खास तौर पर सिंध के सूबे में हम देखेंगे कि शदीद तरीन गर्मी की लहर आ रही है। इसके लिए कहा जा रहा है कि तमाम ही शहरियों को मोहतात रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, गैर जरूरी तौर पर आप घरों से बाहर ना निकलिए। ऑल दिस एंड मोर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, क्योंकि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इतना सीरियस, यानी अगर आप समझ रहे थे कि मार्च और अप्रैल गर्म है तो मई को तो अभी आपने देखा ही नहीं है। सो दिस हीट वेव इज डेफिनेटली गोइंग टू रॉक द बोट। देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद वापस आते हैं, क्योंकि सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जा रहा है। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। गर्मी की शदीद लहर जारी है। मार्च से ही मौसम गर्म हुआ और अब मई में तो गर्मी ने हद ही कर दी। सुबह सवेरे सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में आज दर्जा हरारत 41 डिग्री तक नोट किया गया। जी जनाब, सो सिस्टम इज अ लिटिल हैंगिंग अप। हमारा राब्ता नसीम जहरा साहिबा से नहीं हो रहा, जिनसे हमने गुफ्तगू करनी थी, लेकिन एक नजर डालते हैं इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर। कल हमने देखा कि जेहलम में एक दफा फिर पीटीआई ने जबरदस्त पावर शो किया। देयर वाज अ लॉट, अ ह्यूज क्राउड दैट शोड अप टू लिसन टू इमरान खान एंड द टॉप लीडरशिप ऑफ पीटीआई। और उन्होंने इस बात की बड़ी, मेरे ख्याल में वजाहत की है, बड़ी क्लैरिटी से वजाहत की है कि वो मीर जाफर और मीर सादक किसको कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस बात को बिल्कुल भी मोड़ तड़ोड़ कर इस तरह बयान ना किया जाए कि ये पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात है, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जुमला, ये लकब मैंने आपको दिया है क्योंकि उनके ख्याल में, यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के ख्याल में, उनकी रजीम को एक बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया। इसके अलावा उन्होंने इस तरफ भी पुरजोर तरीके से लोगों की निशानदेही कराई, इशारा किया कि इस वक्त पूरी की पूरी आला क़यादत, पूरी कैबिनेट मुल्क की वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत वो पहुंच चुके हैं इस वक्त लंदन और अहम मामलात के ऊपर मशावरत करने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि पहले हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा संभालते ही उन्होंने भी लंदन का रुख किया, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की, जो इस वक्त भी पाकिस्तानी कोर्ट्स को मतलूब हैं। ही इज अनएबल टू मीट, अपने केसेस को वो फेस नहीं कर सकते, वतन वापसी का भी उनका नहीं पता, लेकिन सियासी मुशावरत के लिए ही इज डेफिनेटली अवेलेबल। तो सवाल ये पैदा होता है कि दरअसल मुल्क के जो अहम मामलात है, जो उमूर हैं, वो कौन चला रहा है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि जेहलम के इस जलसे में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्या कहा। ये जो चोर कत्ल किए हुए हैं, शरीफ खानदान ने 40 अरब रुपए की चोरी का हिसाब देना है नैब में और एफआईए में। जो मफरूर है, जो सजा याफ्ता है, जो झूठ बोल के भागा है, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जो मैं मीर जाफर का कहता रख रही है, और दूसरा तहरीक इंसाफ इमरान खान और फौज के खिलाफ इसलिए वो कैंपेन करते हैं कि उनको पता है कि इन दो के होते हुए पाकिस्तान नहीं टूटेगा। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि मुझे ईसीएल पे डालो, मैं जाना ही नहीं चाहता पाकिस्तान से बाहर। आसिफ जरदारी जो सिंध के लोगों के ऊपर ये जुल्म कर रहा है, आसिफ जरदारी तुम और वो जो तुम्हारा बेटा है तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं सिंध। तो तुमने सिंध को लूटा है, लॉन्चों के अंदर जहाजों में भर भर के डॉलर्स तुमने दुबई भेजे हैं, मैं सब जानता हूं।
जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि जोश खिताबत में बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने विजन को लोगों तक पहुंचा रहे थे। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। एक दफा फिर बावर कराया कि 30 मई के बाद मैं कॉल दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है। द प्रेशर बिल्डिंग इज ऑन और मुझे लग रहा है इस तरफ जो तमाम तजियाकारों का ख्याल है कि आईनी तौर पर भी जंग जारी है। जी, पंजाब की सूरत हाल भी हमारे सामने है, जहां पे इस वक्त गवर्नर चीमा का जो मामला है वो भी काफी रिपल्स क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूर आलम खान साहब अपनी ही कोई ड्रिफ्ट पर हैं। उन्होंने एक और सूरत हाल बर्पा की हुई है डुअल नेशनल्स की वोटिंग के हवाले से, लेकिन पीटीआई ने जो एमएनएस के खिलाफ बात की थी कि ईसीपी इस बात का नोटिस ले, खासतौर पर जो एमपीएस भी हैं उसको ईसीपी ने रिजेक्ट कर दिया है। बहरहाल जी, इस वक्त जो आईनी एक तसादुम हम देख रहे हैं कि उसकी सूरत हाल डेवलप हो रही है पंजाब में, खासतौर पर गवर्नर की तब्दीली के मामले के हवाले से। आइए उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। जी, नसीम जहरा साहब हमारे साथ होंगे, उनसे उनका तज्जिया भी लेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत की तरफ से उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटाकर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को कायम मकाम गवर्नर बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, मगर उमर सरफराज चीमा और चौधरी परवेज इलाही ने इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया। उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि उन्हें सिर्फ सदर मुमलकत ही ओहदे से हटा सकते हैं। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने भी कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालने से इनकार कर दिया है। हुकूमत के इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब आईनी बहरान का शिकार हो गया है। माजी में कभी भी गवर्नर का ओहदा खाली नहीं रहा। आईनी और सियासी माहिरीन का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर के ओहदे का इसलिए चार्ज नहीं लेना चाहते कि अगर उन्होंने स्पीकर का ओहदा छोड़ा तो डिप्टी स्पीकर कायम मकाम स्पीकर बन जाएंगे और स्पीकर के खिलाफ जमा हुई अदम एतमाद की तहरीक को एजेंडे पर रख कर कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके नतीजे में चौधरी परवेज इलाही को स्पीकरशिप से हाथ धोना पड़ेंगे। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा है, इस पर भी वोटिंग होगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के पास दो ऑप्शन हैं कि वो गवर्नर के ओहदे का चार्ज लें या फिर लिख कर दें कि वो कायम मकाम गवर्नर नहीं बनना चाहते। इस सूरत में आईनी ओहदा पूरा करने के लिए सदर को वजीर आजम की तरफ से बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब तैनात करने की समरी पर अमल करना पड़ेगा, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुनहरफ अराकीन को डी सीट करे। और जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि इस मामले के ऊपर भी इस वक्त काफी चहमगोइयां हो रही हैं, लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, ये जो सूरत हाल इस वक्त पंजाब में बरपा है, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का और कहा जाता है कि जिसके पास तख्ते लाहौर होता है वो पाकिस्तान पे हुकूमत करता है। इस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए आप मामलात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मामला तब जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पहले गवर्नर साहब जो थे वो तो आपको पता है वोट नहीं दे रहे थे जी चीफ मिनिस्टर को, और इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहे थे, तो इन एनी केस वो ओथ हो गया हुआ है। उसी पैटर्न से कैबिनेट जो है वो भी आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ओथ ले लेगी। और जहाँ तक गवर्नर साहब का ताल्लुक है उनको भी रिमूव कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने जी, और वो जो नोटिफिकेशन किया है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है, क्योंकि सदर पाकिस्तान अगर अमल ना करें वजीर आजम के मशवरे पर तो फिर वो इस सर्टन मुद्दत के बाद ऑटोमेटिकली वो जो गवर्नर जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो खुद ब खुद आईनी तौर पर खत्म हो जाती है। और उसी चीज को देखते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन कर दी और सही नोटिफिकेशन किया है। तो मैं समझता हूँ ये बुरहान अब जल्दी खत्म होगा। सर, आप समझते हैं कि आईनी तौर पे या लीगली तो इसका देखिए हल निकाला जा सकता है, जैसे आपने कहा कि आइन के मुताबिक है, एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज लीगल आर्टिकल्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की सियासी रियलिटी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक तसादुम की कैफियत है। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ओहदा संभाला है और ये जो चपकलिश है सदर मुमलिकत और वजीर आजम के बीच में, दिस इज नॉट अ ग्रेट साइन। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जिन लोगों की माइनॉरिटी हो गई थी पार्लियामेंट में जी, उन्होंने कोशिश ये की कि किसी तरह से मेजॉरिटी को हाईजैक करने वो नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब जो खुद अपना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे कि मुझे तो गैर आईनी तरीके से निकाला है या रियासत के इंटरेस्ट से ये नहीं था
कॉन्स्पिरेसी के तहत मुझे निकाला है जी। तो वो सारी चीज के बावजूद इमरान खान को तो ओहदा छोड़ना पड़ा है, चले गए हैं जी। पंजाब में भी जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी जाना पड़ा है, वो भी चले गए हैं। तो लिहाजा सियासत इस तरीके से न की जाए, कोई भी ग्रुप कोई भी फ्रीक इस तरह सियासत न करे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे और लॉ को अपने हाथ में ले ले, और इसलिए लॉ को अपने हाथ में ले ले ताकि बदअमनी फैल जाए। अगर आप आइन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिक्र की बात है, बदअमनी फैलेगी, और अगर बदअमनी फैलेगी तो फिर हमारे पास माजी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कि फिर जो मुनज़्ज़म कुव्वत है उसको भी बीच में आना पड़ता है। तो ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इतने सालों के बाद हमारा एक आइन बना, अब आइन 50 साल पुराना हो चुका है। कभी भी इस आइन के तहत ये नहीं हुआ कि वजीर आज़म ने मशवरा दिया और सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान ने गवर्नर की अपॉइंटमेंट से उनका मशवरा जो है इस तरीके से ना माना हो। तो ये चीज जो है मौजूदा जो एक सियासी धड़ा है उसको देखनी चाहिए, और अगर वो आज आइन को अपने हाथ में लेंगे तो कल को फिर कोई भी यहाँ पे आराम से। इरफान साहब, इस हद तक तो मेरे ख्याल में सभी आपसे एग्री करते हैं कि इवन ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई दिस इज नॉट लुकिंग गुड। जैसे आपने खुद कहा कि जब अददी अक्सरियत वजीर आजम इमरान खान साहब ने खोई तो उनको ओहदा छोड़ना पड़ा। अब ऑल दीज मूव्स आर बीइंग टेकन एज डिले टैक्टिक्स कि आप सीएम पंजाब को ओहदा ना संभालने दें, आप कहें कि जी पिछले बुज़दार साहब का जो रेजिग्नेशन था वो सही नहीं था। लेकिन मुझे बताइएगा कि ऑन ट्यूसडे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज नोटेड दैट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 63G की जो कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है, इट इज मोर सीरियस अ क्राइम देन द डिफेक्शन ऑफ आर्टिकल 63A। इसकी थोड़ी वजाहत कीजिएगा कि ये दोनों के बीच में क्या बात की जा रही है यहाँ पर। कौन सा आपने फरमाया जी? सर, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63G मोर सीरियस अ क्राइम देन डिफेक्शन, यानी जब ये बार बार सो मोटो नोटिस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं उसके हवाले से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन दी है, या देव मेड देयर कमेंट्स। में फौज के बारे में बात है या अदलिया के बारे में है? ये वो कौन सा वाला आर्टिकल है? सर, ये पार्लियामेंटेरियंस के बारे में है, आई बिलीव 63G पार्लियामेंटेरियंस के बारे में जी। ओके, एक सेकंड जरा मुझे दे, मैं जरा इसको सर, इसमें दोनों चीजें हैं, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और डिफेम और रिडिक्यूल द जुडिशरी और द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इज अ सीरियस क्राइम। एग्जैक्टली यही मेरे ज़हन में था ना जी कि 63G ये है कि अगर किसी की कन्विक्शन हुई हो बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, कोई ओपिनियन ऐसा करे जो जुडिशरी के खिलाफ हो, आइडियोलॉजी के खिलाफ हो और फौज के खिलाफ हो जी, तो ये वो जज साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये काफी सीरियस क्राइम है। लेकिन ये सारी वायलेशन सीरियस है, ये भी सीरियस है, और 63A वाली वायलेशन जो है वो अपनी जगह सीरियस है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो प्रोवाइडेड है 63A में कि आप सीट लूज कर जाएंगे, लेकिन उसमें आप वोट कास्ट करने से तो किसी को नहीं रोक सकते ना जी। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे अनफॉर्चुनेटली, और जिसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है द सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। बहरहाल देखना ये है कि अब मामला किस तरफ जाते हैं। मशावरत के बाद जब ये कैबिनेट और वजीर आजम वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे तब की सूरत है। ब्रेक। आज जरा बात करेंगे एक बहुत ही अहम विमेंस इशू के हवाले से, जो कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से भी जुड़ता है, प्रेगनेंसीज के हवाले से भी होता है, एंड ऑफ कोर्स फर्टिलिटी ऑफ वुमेन से इसका एक गहरा ताल्लुक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी के यहाँ किसी की फैमिली में कोई एडिशन होता है, देयर इज अ बेबी बोर्न, तो आपस में खवातीन एक सवाल करती हुई आपको नजर आएंगी कि वाज इट अ नॉर्मल बर्थ या ये एक सी सेक्शन था। और अगर आप यानी इसमें कोई फिगर्स हमारे पास नहीं है, बट बहरहाल कहा यह जाता है कि देयर इज अ शार्प राइज इन द नंबर ऑफ सी सेक्शन केसेस, यानी बहुत सारे बच्चे जो अब यानी जो मदर्स डिलीवर कर रही हैं बेबीज, वो रादर देन अ नॉर्मल बर्थ इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ सी सेक्शन और अ सिजेरियन बर्थ। इसकी क्या वजूहात है? इससे जुड़े हुए कई मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। कई लोगों को लगता है कि दिस इज अ इजी बर्थ, और एक माँ को जो ज़चगी का अमल है उसके अंदर जो तकालीफ है उससे वो गुजर कर माँ नहीं बनी है, सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ सूडो मदरहुड विच इज सो अनफेयर टू से। लेकिन इसके बारे में जो मजीद मिसकंसेप्शंस हैं, जो इसमें कंडीशंस हैं, जो आपको चीजें पता होनी चाहिए, आज हम उस पर ये सेगमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ताहिर साहिबा, हु इज एन IVF एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना जी फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सिंपल सा सवाल करना चाहूंगी, व्हाई इज देयर अ राइज इन सी सेक्शन? यानी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्यों सुन रहे हैं कि नॉर्मल बर्थ के बजाय बेबी सी सेक्शन से हुआ है? देखो, मल्टीपल रीजंस हैं।
अभी जो है ना बच्चे को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर से मतलब ये है कि बच्चे में अगर हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी हार्ट बीट नीचे जा रही है किसी वजह से, तो जाहिर है बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि 9 महीने वो बच्चा कैरी करे और उसके बाद में आप 9 महीने के बाद उसको एक बच्चा उसके हाथ में थमा दें जो स्टिल अल्लाह ना करे जो मरा हुआ हो या जो दिमागी तौर पर मफलूज हो। देखो सिर्फ डेथ और जिंदगी और मौत खाली नहीं होती ना, जब आपको बच्चा चाहिए होता है आपको जहनी तौर पर हेल्दी बच्चा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो आप बाय चॉइस आप नहीं चाहोगे कि आप बच्चे को प्रॉब्लम तो आप कहना चाह रही हैं कि जब रिस्की प्रेगनेंसी होती है या नॉर्मल डिलीवरी की वजह से एक खातून के या बच्चे की जिंदगी को ज्यादा डेंजर्स या रिस्क लाहक हो, तब डॉक्टर्स फिर रेकमेंड करते हैं फॉर गोइंग फॉर अ सी सेक्शन। इसके अलावा कोई वजूहात बनती है? इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। कुछ केसेस तो वो होते हैं कि जिनमें हो ही नहीं सकता नॉर्मल, जैसे किसी की हड्डी छोटी है या किसी की आंवल नाल या प्लेसेंटा नीचे है ना, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत हो जाएगी, तो उसमें तो नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन ही नहीं होती। एक वो वाले होते हैं, दूसरे ये होते हैं कि जिनमें अदरवाइज सब कुछ ठीक चल रहा होता है। हम बहुत दफा पेशेंट्स कहते हैं ना जी पूरी प्रेगनेंसी तो कहते रहे सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, और फिर आखिर में एकदम सीजर कर दिया, तो जरूर डॉक्टर ने लालच में किया होगा। अच्छा, ये एक ट्रस्ट डेफिसिट पे भी जरूर बात कीजिएगा डॉक्टर रुबीना। व्हाई डू पीपल कंसिडर, बिकॉज ऑब्वियसली यानी अगर आप सिर्फ इसको फाइनेंशियल्स में देखें, एक नॉर्मल बर्थ के और सी सेक्शन बिकॉज इट्स अ सर्जरी तो चार्जेस बहुत मुख्तलिफ होते हैं, फिर उसके अंदर पोस्ट ऑप केयर भी मेरे ख्याल में ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है लोगों को। तो ये वाकई अब हम माशरे में पाया जाता है कि जी पैसे की लालच में कर दिया। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में ना नॉर्मल डिलीवरी की फीस ज्यादा होती है, सीजर की कम होती है। सही। दे चार्ज मोर फॉर नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। आप उसके लिए पेशेंट के साथ घंटों इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कभी कभी 12-12, 14-14 घंटे तक वो लेबर चल रही होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी में काफी ठीक ठाक एफर्ट। तो ये पर्सनली अगर आप मुझे इख्तियार दो ना तो मैं नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस सिजेरियन से डबल कर दूं। सही, ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में बहुत ही प्रेवलेंट है। हर चीज में आप किसको ट्रस्ट करते हो, ना आप पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट करते हो, ना आप लॉयर्स को ट्रस्ट करते हो, ना आप किसी को भी, दुकानदार को, किसी को भी नहीं ट्रस्ट करते ना। हर शख्स लगता है कि आपको बेवकूफ बना रहा है। आप हमेशा देखो ना, कहते हो जी फलानी जगह डॉक्टर की गफलत से ये हो गया, ठीक है, कोई नहीं बात करता कि उसी सेम डॉक्टर ने अभी उसी सेम डे में शायद 50 पेशेंट और देखे, उनमें आप हमेशा हाईलाइट वो कर रहे होते हैं जिसमें एक किसी केस में प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर रुबीना मुझे बताएगा कि इवन बिफोर मदरहुड हम देखते हैं कि आजकल जितनी एडोलेसेंट लड़कियां हैं, गैर शादीशुदा लड़कियां हैं, दे फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, कि उनके हार्मोन्स ऑलरेडी इम्बैलेंस हैं, जिसके मुख्तलिफ हम कभी कह रहे हैं PCOs हैं, वजन बढ़ा हुआ है, चेहरे पे दाढ़ी जैसे बाल आ रहे हैं। जब ये खवातीन दे इवेंचुअली गेट प्रेग्नेंट, मे बी इट कुड बी असिस्टेड प्रेगनेंसी और व्हाटएवर, क्या इनके भी सी सेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अगर लेट्स से कि उन्होंने कोई 10-15 साल बाद कंसीव किया है, उनकी एज ऑलरेडी 38-39 हो रही है, तो उस केस में यस कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा। मतलब अगर सब कुछ बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी है, देन यू मे गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। बट अगर हेड हाई पड़ा हुआ है, बहुत सारी दूसरी चीजें, तो बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं। आई विल नॉट से दैट दे आर रॉन्ग इन डूइंग। आपने जहां इशारा दिया तो हम मगरबी ममालिक में देखते हैं, इवन इंडिया में देखा गया है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर उनके पास पैसे हैं, वर्किंग वुमेन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, समटाइम्स दे आर पेन अवर्स एज वेल, यानी वहां पे एक एक्टिव चॉइस भी है कि रादर देन अ नॉर्मल लेबर आई लाइक टू गो फॉर अ सी सेक्शन। तो ये रुझान आपने पाकिस्तान में देखा है? देखो रुझान है, लोग लेबर से डरते हैं, पेशेंट्स बहुत डरे हुए आते हैं, उन्हें पता नहीं लोगों ने क्या क्या बताया हुआ होता है। तो आपको उनको काउंसिल करना होता है, और जहां तक पेन नहीं चाहिए आप एपिड्यूरल ले लो। नॉर्मल लेबर के दौरान भी एपिड्यूरल दिया जा सकता है, आप आराम से अखबार पढ़ते रहिए, हम बच्चा डिलीवर करा लेंगे। तो इट्स नॉट रियली दैट मच अबाउट पेन। लोग डरते हैं बट वो एपिड्यूरल से कवर किया जा सकता है। अच्छा, एक और इसके अंदर जो हम अपने माशरती रिवायात में या बिहेवियर्स में देखते हैं एक बात, कि जैसे ही खानदान में ये पता चलता है कि बेबी नॉर्मल नहीं सी सेक्शन से हुआ है, तो जो बुजुर्ग खवातीन है, जो एक जनरेशन पहले की खवातीन है, वो कभी कभार ताने भी देती है, वो कहती है कि तुमने तो वो तकलीफ ही नहीं सही जिसकी वजह से एक माँ का रुतबा बनता है या एक माँ के कदमों तले जन्नत आती है। तो लॉट ऑफ यंग वुमेन फेस दिस स्टिग्मा कि क्योंकि आपका बच्चा सी सेक्शन से हुआ है तो आप तो तकलीफ से गुजरे ही नहीं है। आप क्या इसको एक इजी बर्थ का नाम देंगी किसी भी तरह से डॉक्टर रुबीना? नॉट रियली। देखो सिजेरियन सेक्शन में आप पूरा उसको काट डालते हो, आप पूरा उसकी स्किन काटते हो, सारी अंदर लेयर्स काटते हो, यूट्रस को काटते हो, उसके बाद बच्चा निकालते हो, सबको स्टिच करते हो, उसको हील होने में टाइम लगता है।
तो इट्स नॉट रियली एन ईजी बर्थ, उसके भी अपने पेन होते हैं, लेकिन वो तो जहाँ जरूरत है वहाँ करना है ना। देखो जहाँ तक स्टिग्मा की बात है ना, मैंने तो खवातीन को, जो बूढ़ी खवातीन है, एक को कहते थे कि हमारे जमाने में एकदम मसाला सिलबट्टे पे पीसते थे, आजकल की लड़कियां तो मशीन में पीस लेती हैं। अब वो अगर एक चीज एक आपकी आसानी के लिए है तो आप उसको यूटिलाइज करो ना, वो अब कोई बाइस से शर्म तो नहीं है। जहाँ सिजेरियन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत लाइफ सेविंग है, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी, मैनी सिचुएशन। जहाँ जरूरत है वहाँ उसको यूज होना चाहिए, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ उसको यूज नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रेगुलर बर्थ यानी जो नॉर्मल डिलीवरी है वर्सेस अ सी सेक्शन। जो भी खातून सी सेक्शन से गुजरती है उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर की क्या जरूरत होती है ना, उसको किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए, और घर वालों को भी पता होना चाहिए इस बारे में। देखो सिजेरियन के बाद में स्टिचेस में दर्द होता है, पेन होता है, किसी भी सर्जरी के बाद में जैसे खून जम जाता है ना टांगों में, या क्लॉट्स जो हो जाते हैं, उनका चांस ज्यादा होता है। तो एक ओवरऑल पेन की सिचुएशन होती है, बाकी वुंड में इन्फेक्शन हो सकता है। सिजेरियन इज नॉट रियली एन ईजी बर्थ, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब साइंस इतनी एडवांस हो गई है, हमारे पास मेडिसिन हैं, केयर है, कि चीजें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन सिजेरियन अगर आप जनरली पूछो ना, तो सिजेरियन माँ के लिए ज्यादा रिस्की है, बच्चे के लिए सेफ है। नॉर्मल डिलीवरी माँ के लिए ज्यादा सेफ है, बच्चे के लिए ज्यादा रिस्की है। सही। अच्छा, और माँ के लिए जैसे आपने कहा कि उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इन्फेक्शन से बचना है, हाइजीन का, लेकिन आराम, न्यूट्रिशन, नींद, इन चीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज शी इज ऑल्सो अ न्यू मदर। हमारे यहाँ इमेजिन, जो मैं स्टिग्मा की बात कर रही हूँ, इट प्लेज आउट इन अ वे कि कहते हैं कि जी एक अभाम है कि इजी बर्थ थी, उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस वुमन हैज गॉन थ्रू अ सर्जरी। तो इस पे जरूर बात कीजिए। देखो नींद, आराम, वो सारी चीजें दोनों को चाहिए ग़िज़ा, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी और सिजेरियन के बाद भी, दोनों को एक जैसी चाहिए। सिजेरियन के बाद में मे बी आपके ऊपर, क्योंकि आपका वूंड हील हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी मैनी टाइम देयर इज अ वूंड, एक एपिजियोटमी तो होती है ना, तो वो हील हो रही होती है। तो ये दोनों में चाहिए, आपको इसमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि इसकी नॉर्मल हुई है तो इसको कम दें, या इसका सिजेरियन हुआ है तो इसको कम दें, नॉट लाइक दैट। देखो नींद हर किसी को चाहिए है। डिलीवरी के फौरन बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो वैसे ही आपको डिप्रेस कर रहे होते हैं। आप अक्सर नोट करना कि जो मदर्स होती हैं उनका दिल चाह रहा होता है कि हाँ, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, साइकोसिस, सब कुछ हो सकता है। तो उस वक्त अगर आप थोड़ी सपोर्ट दे दो तो आप बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो। तो अगर उस वक्त उसको नींद चाहिए थोड़ी देर के लिए, बच्चा उससे ले लो। देखो मैंने ना एक आध उसमें देखा था कि लाइक बच्चा जो है वो अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से उठता है, उसको अपनी मर्जी से फीड चाहिए होती है। हम यूजुअली फीड ऑन डिमांड कह रहे होते हैं ना। अब वो माँ जो है वो सारा वक्त जो है वो सिर्फ एक वो फीडिंग मशीन बनी हुई होती है कि बच्चे को हर 2 घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद जब भी उसने रोना शुरू किया उसको फीड करना है। उसकी ना नींद का टाइम है, ना उसके किसी काम का टाइम है, ना वो घर से बाहर कहीं निकल सकती है, कहीं भी जाएगी। बीच में बच्चे की फीड का टाइम हो गया, उसने रोना शुरू कर दिया, तो आपको बीच में रिलीव, आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, निकाल के उसको जमा कर सकते हैं। और उसके बाद में लेट्स से कि अगर मदर को 2 घंटे का आप ब्रेक दे दें कि वो जा करके कुछ बाहर घूम के आ जाए, कुछ खा के आ जाए। एक आपकी मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है ना, जो आप घर में बंद अगर आप सिर्फ बच्चे को नर्स करते रहो तो आप वो ब्रेस्ट मिल्क आप एक्सप्रेस करके रख लें, और जो भी घर में मौजूद है वो 2-3 घंटे के लिए माँ को रिलीव कर दे कि ठीक है अब तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो या जो भी कर लो, और इतनी देर आप बच्चे को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। यूजुअली आफ्टर द फर्स्ट बॉर्न यानी पहला बच्चा जहाँ पे होता है, ऑब्वियसली खानदान में खुशी का, गहना गहनी का आलम ज्यादा होता है। इररिस्पेक्टिव के आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है, देयर आर अ लॉट ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द यंग मदर। उससे कहा जाता है कि जितने मिलने वाले आ रहे हैं उनसे आके आप मिले भी। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट दैट वी गेट इज लॉन्ग सिटिंग आवर्स, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस वुमन हैज गॉन थ्रू अ मेजर सिचुएशन इन लाइफ। आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मेहमान 5 घंटे आके बैठे हुए या 4 घंटे आके बैठे हुए तो आप आए बैठे, और ये तो नॉर्मल चीज है भाई, हर कोई बच्चा पैदा करता है तो आप खातिरदारी में भी लग जाएं, हॉस्पिटैलिटी भी करें। इस पे आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अब देखिए ये तो ओवरऑल हमारी जिहालत है ना, ये तो ओवरऑल हमें अपना एटीट्यूड इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके लिए तो आप बीमार किसी भी वजह से जो आपकी तीमारदारी के लिए आ रहे हैं, वो बजाय आपको हेल्प करने, सपोर्ट करने के, अगर वो उल्टा आपके लिए लायबिलिटी बन जाए कि आपको उनके नाश्ते और खानों की फिक्र करनी पड़ी है, देन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हेल्प। ऑब्वियसली मैंने एक जगह ना कहीं पढ़ा था कि किसी हॉस्पिटल में उन्होंने कर दिया था कि जो भी आपको देखने के लिए आ रहा है ना, जो तीमारदारी के लिए लाइक काइंड ऑफ विजिट, तो
तो उन्होंने उसके ऊपर फीस लगा दी थी कि वो इतने पैसे जो है ना वो पर विजिट पाकिस्तान कर देना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में कर दे। अच्छा, आखिरी सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया और मुझे अगेन सोच के अजीब सा लगता है कि यार हमारी सोच यहाँ पे अटकी हुई है, मगर सवाल ये सारा ने पूछा है, वो पूछ रही है कि सी सेक्शन के बाद वजन कम करना ज्यादा आसान है या नॉर्मल डिलीवरी के बाद? बिकॉज दिस इज ऑल्सो टेकन एज अ परसेप्शन कि सी सेक्शन हुआ तो वजन नहीं गिर रहा, क्योंकि सी सेक्शन हुआ था। नहीं, इट्स नॉट ट्रू। वजन जो है, देखो डिलीवरी के फौरन बाद भले सी सेक्शन हो भले नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में आपको तकरीबन 6 महीने लगते हैं एक्सेस वेट शेड करने के लिए। तो ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे महीना भर के अंदर आप वापस नॉर्मल पर आ जाएंगे। और उसके बाद में एक हमारे ये होता है ना कि क्योंकि आप फीड करा रहे हो, देन आप 2 के लिए खाना शुरू कर देते हो। हाँ। जी, आप एक अपने लिए खा रहे हो, क्योंकि आप फीड करा रहे हैं तो आप बच्चे के लिए भी एक्स्ट्रा खाएं। तो आपको डाइट में मॉडरेशन चाहिए होती है, जितना खाना आपको खाना चाहिए आपको उतना ही खाना है। और जिन चीजों से आपको लगता है कि वजन बढ़ता है और खासतौर पर पोर्शन साइज अगर बड़ा है तो उसको आपको कर्टेल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रुबीना हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी मुफीद बातें हुई और मेरे ख्याल में इस तरह के सेगमेंट्स हमें रेगुलरली करने चाहिए ताकि मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स हमारे माशरे से खत्म हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे जी, जरा न्यूट्रिशन की बात करेंगे, हीट। अच्छा जी, कई लोग आपसे बात करते हैं डाइट के हवाले से, लेकिन आपकी मेंटल डाइट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बी एन एम्पावर्ड हेल्दी पर्सन, आप किन ख्यालात को बार बार सोच रहे हैं, किस सोच और फिक्र को अपने जहन में जगह दे रहे हैं, ये भी उतना ही अहम है। लेकिन माय वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर सहर चावला इज विद अस ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम सहर, आई होप दैट यू आर वेल। और आज सबसे पहले बात करेंगे जी कि 11 मई से लेकर 16 मई तक पाकिस्तान में जबरदस्त किस्म की, बहुत ही भयंकर किस्म की हीट वेव एक्सपेक्टेड है। क्या कहेंगी इस बारे में, किस तरह एहतियात करें लोग? वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, बहुत खुशी हो रही है इतने दिन बाद आपकी आवाज सुन के। आई हैड टू से दिस ऑन एयर। डेफिनेटली हीट वेव एक्सपेक्टेड है और इतने दिनों से हम लोगों को फील हो रहा है कि इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है वो जरूरत से ज्यादा। सबसे पहली जो मैं बात करना चाहूंगी न्यूट्रिशन की तरफ, तो मैं आई रही हूँ, जरूरत से ज्यादा घर से बाहर मत निकलिएगा। जिस दिन यू कैन अफोर्ड टू स्टे एट होम, मेरी तरह जैसे मैं आज बैठी हूँ, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन अफोर्ड टू स्टे एट होम, घर पे रहें। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट वियर टाइट क्लोथ्स। आप जितने टाइट कपड़े पहनते हैं, आपका जो बाहर का टेम्परेचर है, उसका जो एंडोजिनस आपका इन्फ्लुएंस है, जो अंदर उस पे जिस्म के अंदर असर होना हीट स्ट्रेस बढ़ने का, वो भी बढ़ जाता है। खुले कुर्ते पहने, खुले ट्राउजर्स पहने, खुले पजामे पहने, चप्पलें पहने, डोंट वेयर दोज टाइट हील्स। कैफीन का कंजम्पशन कम कर दें, कॉफी का कंजम्पशन कम कर दें, क्योंकि वो आपके एड्रीनल्स को भी स्ट्रेस करता है, जिस्म में और सोजिश और इन्फ्लेमेशन वाले मार्कर्स बढ़ाता है। और आप लोग तो कराची में रहते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, उससे ज्यादा रिच इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रेश नारियल पानी आपको किसी सोर्स से शायद ही मुश्किल आसपास मिले। और दिन की शुरुआत आजकल नींबू पानी से करना शुरू कर दें, ताकि आपकी बॉडी का जो एसिड बेस, खाली पेट एसिड बेस बैलेंस है, वो भी मेंटेन रहे। कैलोरीज को जरा खींच लें प्लीज। और खाने को वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि 5-6 बजे खाना खत्म कर दें, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ही खत्म कर दें। और दिन की आखिरी मील में प्रोटीन बहुत कम रखें। अगर आप डेयरी टॉलरेंट है तो ठंडी ठंडी डेयरी रखें। अगर आपको गैस की ट्रबल नहीं होती सैलड से, तो आप थोड़े से सैलड्स रख लें, कोई या फिर आप यखनियां रख लें, हल्की फुल्की मील रखें। बहुत ज्यादा प्रोटीन लेंगे, रात को स्टमक में एसिडिटी बढ़ेगी। खास करके वो लोग जिनको गर्ड की शिकायत है, गैस्ट्राइटिस की शिकायत है, उन्होंने अपना प्रोटीन इंटेक जो है उसको कम कर लेना है। छाछ को, बटर मिल्क को हर मील के साथ इंक्लूड कर लें, कूलिंग स्पाइसेस के साथ। कूलिंग स्पाइसेस आपके पास जीरा हो जाती है, जीरा हो जाता है, पुदीना हो जाता है। बिल्कुल सही। मुझे सहर ये बताइएगा कि 2-3 छोटे छोटे सवालात आपके लिए आए हैं। जो लोग जिम फैनेटिक्स हैं, कई लोगों ने आपके सामने रेगुलरली रमजान में भी वर्कआउट किया, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस हफ्ते क्या वर्कआउट ना करें, हल्का फुल्का कर दें, क्या किया जाए? बिकॉज यू नो वही आपकी वाली बात। और खास तौर पे वो लोग जो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और उनके पास एसीज भी चल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने वापस उसी गर्मी में गाड़ी में बैठ के जाना है, तो ये जो ठंडा गर्म का फिनोमेना होता है, इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा, जो लोग एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, सुबह के टाइम बाहर उठ के रनिंग करते हैं, वो मेरी तरह अपना 1 घंटा पीछे कर लें जरा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 बजे रनिंग के लिए बाहर निकल रहे थे, तो अब आप अभी 5:30 के बाद टॉलरेबल नहीं होता बाहर टेम्परेचर, आप 4 बजे रनिंग के लिए बाहर निकले। अगर आप लेट उठ गए हैं तो उसके बाद बाहर ना निकलेगा, आप अपने आप को हीट एग्जॉस्शन कराएंगे और ज्यादा गर्मी लगेगी। जो लोग जिम में वर्कआउट करें, एसीज में वर्कआउट करें, उसके बाद एसी वाली गाड़ी में बैठ रहे, दे कैन कंटिन्यू डूइंग देयर वर्कआउट, लेकिन उसके बाद अपने बॉडी टेम्परेचर को कूल होने दें जब तक आप बाहर नहीं निकलते हैं। जिम में मोस्टली जबरदस्त
जबरदस्त किस्म के रेस्ट रूम्स होते हैं, शावर रूम्स होते हैं. गिव योरसेल्फ सम टाइम टू कूल डाउन एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग योर वर्कआउट. अगर आपने होम जिम भी बनाया हुआ, इसी में तो बैठे हुए हैं, और अगर आप बाहर यू कैन डू दैट. जो एरोबिक एक्टिविटी करते हैं मेरी तरह बाहर निकल के, वो जरा अपना दिन का 1 घंटा पीछे कर लें, 1-2 घंटे. अच्छा, रात को जो लोग रनिंग कर रहे हैं, बिकॉज आई जस्ट मेट अ फ्रेंड येस्टरडे, उन्होंने कहा कि जी दिन में तो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं होता, लेकिन रात 8-9 बजे आप देखेंगे, खासतौर पे कराची में बड़ा ट्रेंड है जी कि लोग रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं. जी, कराची में मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं सुनती हूँ. मैन आई नेवर बाय दिस कॉन्सेप्ट. रात को कौन सी रनिंग होती है? आप सुबह उठ के जल्दी करें. अगर एरोबिक एक्टिविटी करनी है सिद्रा, तो तब करें ना जब प्लांट ऑक्सीजन छोड़े. रात को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. आप बाहर रनिंग कर लिए इसलिए निकलते हैं ताकि आप ऑक्सीजन लें. रात को कार्बन डाइऑक्साइड है. प्लीज सुबह के टाइम. बिल्कुल सही. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोशन. दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने लेमन वाटर का कहा, तो सुबह सुबह निहार मुंह गर्म पानी में नींबू डाल के पिए या ठंडे पानी में? नीम गर्म पानी में आप नींबू डाल के पिए सुबह. सही. वैसे तो मैं सुबह उठते ही ठंडा आई ड्रिंक चिल्ड वाटर. ये आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ाता है. उसके बाद जब आपने थोड़ा बहुत चल लिया, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लिया, मेक श्योर कि खाने का कोई भी अनाज जाने से पहले आपके जिस्म में जो जाए वो आपके पास नींबू पानी ही जाए. सो वो आपका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन करने में. आज हमने सोचा कि जब हम कल बात कर ही रहे थे कि व्हाई डू मेन नॉट शेयर देयर सीक्रेट्स, या उनकी जो दिल की बात होती है उनके लिए किसी को बताना या कहना इतना मुश्किल क्यों होती है. वी ऑल्सो वॉन्टेड टू सी कि जब आप अपने पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर रहे होते हैं, तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स इन योर माइंड. लेटर ऑन जिंदगी में जो बातें आप कहते हैं कि जी ओ माई हस्बैंड इज सो सॉरी, दिल की बात उनसे नहीं कर सकती. लाइकवाइज मर्द हजरात भी ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई हर वक्त ही मूड खराब रहता है, कुछ ना कुछ होता है, एफर्ट नहीं है, तो मैं भी बात नहीं कर सकता. लेकिन शादी के वक्त दोनों के जहन में क्या होता है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू आर एक्चुअली कंसिडरिंग? और अगर आपके पास 5, 3, 4 जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसमें जब आप फाइनल इंतखाब करते हैं तो वो किस बेसिस पे होता है, क्या प्रायोरिटी होती है? आइए जरा इस पे बात करते हैं. और वो लोग जो शादीशुदा हैं, मंगनीशुदा हैं, या इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या इस वक्त सोच रहे हैं कि उनकी ड्रीम गर्ल या ड्रीम गाय क्या होगा, तो वो भी कॉल करके बताएं कि वो क्या सोचते हैं कि रिश्ता पक्का होते वक्त आपके जहन में जो प्रायोरिटी है वो क्या है. तो आइए आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अफान, माय वेरी डियर फ्रेंड हु आल्सो हेल्प्स पीपल आउट थ्रू हर काउंसलिंग. बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं इनके पास जो आपके लिए जिंदगी में आपको ट्रिगर्स एंड प्रॉब्लम्स के थ्रू नेविगेट करने में आसानी दे सकते हैं. थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर बीइंग हियर. आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं शाजिया रहमान, सीनियर मैच मेकर, अगेन कीपिंग एन आई ऑन द ट्रेंड्स के आज से 5 साल पहले लड़कियां क्या सोचती थी, आज मर्द हजरात क्या सोचते हैं, आइडियल एज क्या है, यादा. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. थैंक यू सो मच शाजिया फॉर बीइंग हियर. शाजिया, सबसे पहले बात आप ही से शुरू करते हैं. की फैक्टर्स जब एक रिश्ता पक्का हो रहा होता है और दो पार्टीज को, दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, समझ आ जाते हैं, आपने क्या कॉमनैलिटी देखी है? वो क्या चीज है जो नंबर 1 प्रायोरिटी है कि अगर ये चीज क्लिक हो गई तो इसका मतलब है वी आर अ गुड मैच? अच्छा देखिए, हम जिस की आप बात कर रहे हैं वो परसेंटेज जो है ना हमारे माशरे में तो कम है कि ये मतलब जो सारी चीज़ें देखने के बाद सबसे पहले तो जी एज, एजुकेशन, हाइट, खानदान, क्या करता है क्या नहीं करता है, कितना पैसा, ये सारी सिक्योरिटी देखने के बाद अगर लकीली लड़के लड़की को ये मौका मिल जाता है फैमिली की तरफ से या खुद उनको भी, अगर लड़की चाह रही होती है तो लड़का नहीं बात कर रहा होता है, लड़का चाह रहा होता है तो लड़की नहीं बात कर रही होती, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं. लेकिन मोस्टली लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, अगर उनसे बात की जाए तो वो ये कहती हैं भाई बहुत केयरिंग है. अब वो आधे घंटे की गुफ्तगू में वो जो केयरिंग उनको समझ आ जाता है वो उनको लग रहा होता है वो केयरिंग होता नहीं है. हाँ. और लड़की का शायद ये होता है कि जी कम तो लड़कियों के लिए सबसे डिसेंट है. लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि उनको ये एहसास हो कि द अदर पर्सन केयर्स अबाउट, या पूछा या अच्छा जी जोड़ा आपकी पसंद का होगा, या अगर ये भी पूछा, ये बड़ी खुशी की बात हो जाती है. हालांकि बात क्या पसंद, ऑल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट कि हमारे माशरे में लड़कियों को, खवातीन को, उनकी पसंद नापसंद को कितनी कम अहमियत देते हैं. हाँ, ये बहुत बेसिक बात है ना. मैं आपसे कह रही हूँ कि ये तो बहुत एंड में बहुत वाव है कि अगर किसी ने हमसे ये पूछ लिया कि जी ड्रेस आप अम्मी के साथ चली जाइएगा, अपनी मर्जी का ले लीजिएगा, तो ये बड़ा खुश करता है लड़कियों को कि ये बड़ा कोई की फैक्टर है, ये क्लिक कर रहा है. और अगर किसी ने ये बात नहीं की तो आप सारा अम्मा के कंट्रोल पे, मामाज बॉय है या इस तरह, ये चीजें अभी बड़ी कॉमन मुझे लगती हैं कि जो कंप्लेन्स आ रही होती हैं कि ना करने की वजह लड़की की पहली दफा में या हाँ करने की वजह
ये आती है कि अच्छा जी बड़ा कोई वो ये वाली बात मेरा आप क्या समझती हैं कि खास तौर पे इफ वी फोकस सो मच ऑन गर्ल्स, मुझे बताएं लड़कों के लिए व्हेन एवर यू स्पीक टू यू नो पीपल हु कम टू यू फॉर थेरेपी, लड़कों के लिए मर्दों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? व्हाट आर देयर डिसाइडिंग फैक्टर्स? कई लोग उनको बड़ा शैलो पेंट करते हैं कि इट्स जस्ट द लुक्स, कि एक प्यारी सी शक्ल की अगर लड़की है तो वो कहते हैं जी बाकी चीजें साइड में, बस शक्ल प्यारी है तो वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। असल में इट्स समथिंग द वे आई सी इट स्पेशली इन माय वर्क एज वेल सिद्रा, जब आप अपने अंदर कुछ लैक कर रहे हो या आप अपने पार्टनर में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, सो यूजुअली विद मेन एज वेल एंड विद वुमेन, विद बोथ ऑफ देम, अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो शायद चाहे कोई एक्सट्रोवर्ट उसकी पार्टनर हो, कोई अगर बहुत ही एंटी सोशल है अगला चाहेगा सोशल है, खुद सोशल है तो चाहेगा यस के इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो लगता था कि लोग अपने जैसा कोई आपके जैसा मुझे पार्टीज नहीं पसंद तो अल्लाह करे कि मेरे साथ वाला बंदा भी ऐसा हो जिसको पार्टीज ना पसंद। इट कैन गो बोथ वेज, इट कैन एक्चुअली गो इन टू एक्सट्रीम्स बोथ वेज, या तो बिल्कुल ही अपनी तरह चाहेंगे या बिल्कुल उसको चाहेंगे जो आपकी तरह ना हो, कि जो आपके अंदर लैकिंग है या आपके अंदर जो लेट्स से पर्सनालिटी के जो शॉर्टफॉल्स हैं, शॉर्टकम्स है, वो अगला फुलफिल करे। सो इट कैन गो इन टू डिफरेंट पोलैरिटीज, दो एक्सट्रीम्स हैं। कोई चाहता है कि बिल्कुल सिंस मैं बहुत सोशल हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, पकाने का शौक है, तो मेरी पार्टनर भी एग्जैक्टली वैसी हो। कुछ को ये होता है कि अच्छा सिंस मैं सोशल, मेरे स्किल्स इतने अच्छी नहीं है या मुझे बात करनी ठीक से नहीं आती, या सिंस बिकॉज मैं ये नहीं पढ़ सका, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, तो मेरी वाइफ डॉक्टर हो। तो समटाइम्स ये दो एक्सट्रीम्स बहुत रहती हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों के तजुर्बे में आप क्या समझते हैं कि आजकल की दुनिया में वी एनीवेज फील वेरी आइसोलेटेड, इमोशनल अवेलेबिलिटी यानी बीइंग देयर फॉर समबडी टू हेयर देम आउट, टू गिव देम सपोर्ट, ये कितना इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी? ये सेकंड स्टेज है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, कि जब उनको लग जाता है कि जी ये केयरिंग वाला फैक्टर है इस बंदे में, उसके बाद से फिर सेकंड स्टेज आता है कि अब वो अवेलेबल है या नहीं। कभी कभी तो इट गोज स्मूथ, इट गोज सो वेल कि जी बड़े खुश हैं माशाल्लाह, सारा कुछ हो रहा है, शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत ज्यादा अवेलेबल होने से एक दूसरे के लिए भी झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। वो ये होता है कि जी बहुत ज्यादा बात हुई तो पता चला कि जी इन्होंने तो इतनी लड़कियां देखी थी, आपने दिखाई थी क्या? अब वो फिर क्या होता है, आप पास में जाना शुरू कर देते हैं लोगों के, वो चीजें ये एक नुकसानदेह बात भी है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप शादी होने से पहले बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस पे अगेन वो वाली बात है कि बहुत एक्सट्रीम भी वो चला जाता है कि जी अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, वो जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है हमारे पास, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है कि अच्छा व्हाट्सएप पे तो आप ऑनलाइन थे, आप यहाँ तो ऑनलाइन थे, तुम काम कर रहे हो, नहीं तुम काम तो नहीं कर रहे। बात कल से दूसरी दफा, अच्छा दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिन्होंने मुझसे शेयर किया कि उनकी फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ था कि एक मंगनी अभी अभी खत्म हुई है, और उस मंगनी के खत्म होने की वजह यही थी, अच्छा यूजुअली ये एक्सपेक्ट शायद मर्दों से या लड़कों से किया जाता है, बट द गर्ल वॉज वेरी यू नो विजिलेंट, वो हर वक्त नजर रखती थी अपने मंगेतर पे और कहती थी कि जी अगर हमारा गुड नाइट मैसेज एक्सचेंज हो चुका है 10:30 बजे के बाद, अब 11:30 बजे लाइफ पे क्यों हो? एंड डू यू थिंक दिस इज इवन अ प्रॉब्लम? हुमैरा, दिस इज जस्ट यू नो वे ऑफ कंट्रोलिंग। एक कंट्रोल ही है कि आप व्हाट्सएप के मैसेजेस, आपका स्टेटस, लास्ट सीन, अब मुझे गुड नाइट करके अब क्यों सोए, तो ये थ्रू सोशल मीडिया भी ये शक है। और ये शक भी ऐसा कि ये कंट्रोल करना भी कि बस अगर मुझे गुड नाइट कर दिया तो उसके बाद आपकी जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म है आपकी, अब आप भी चुप करके अच्छे बच्चों की तरह सो जाएं। एंड दैट्स हैपेंड, आई हैव हैड अ कपल ऑफ क्लाइंट्स कमिंग इन जो कि स्पाउसेस नहीं थे, बट वही था कि वो इतना कंट्रोल था कि उसने 10:20 के ऊपर मेरा मैसेज पढ़ा, 10:22 पे उसकी वो 2 रेड टिक आई, लेकिन मैंने वो 10:20 पे भेजा था, 10:40 तक उसने मेरा नहीं पढ़ा, बट वो 10:50 तक ऑनलाइन थी। मतलब मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करनी है कि खवातीन के बारे में खास तौर पे कहा जाता है कि अगर आप उनसे पूछे ना कि भाई तुम्हें रिलेशनशिप में या शादी में या मंगनी में क्या चाहिए, तो वो एक हिचकिचाहट है कि वो अपने मुंह से नहीं कहती। शादी जी मिसाल के तौर पे अगर लड़की को तारीफ चाहिए, लड़की को तोहफे चाहिए, लड़की को आपका टाइम चाहिए, तो वो कहती है कि अगर मैंने मांग कर लिया तो क्या लिया? तो इसकी कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो कि तुम मुझे फूल दो, समझो, रीड माय माइंड, माइंड रीडिंग चल रही होती है। ये क्या करें इसका? और ये बड़ी इंट्रिंसिक नीड है बहुत सारी खवातीन। अच्छा देखिए, बताने में तो कोई हर्ज नहीं है, बातों बातों में बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं कि जी मेरा लास्ट बर्थडे ऐसा हुआ था लेकिन अब स्पेशल होगा। बाज़ वक्त क्या आता है कि आपको रिस्पॉन्स से ही पता चल जाता है कि अब दूसरी तरफ जो आपकी पार्टनर है वो तो बहुत एक्साइटेड है, वैलेंटाइंस आ रहा है, मेरा बर्थडे
कि हर मंथ एनिवर्सरी कर रहे थे, हम 1 महीने पहले मिले थे, हम 2 महीने पहले, वो भी मेल पार्टनर के लिए 2 हफ्ते हो गए आज मुझे देखने आए थे। तो नॉर्मल बिहेवियर अगर हो तो मुझे ऐसा लगता है, मैं लड़कियों को भी ये कहती हूँ कि देखिए बताने में कोई हर्ज नहीं है कि आपको फूल बहुत पसंद है, आपको गजरे बहुत पसंद है, अब दूसरे को तो नहीं पता, वो हमेशा से आपके साथ नहीं रह रहा। लेकिन मुझे बताएं कि फॉर एग्जाम्पल ये सारी जो लड़कियों की फैंटेसीज बनती हैं, मुझे लगता है कि कहानियां देखकर, ड्रामे देखकर, नॉवेल्स, एक आइडिया ऑफ पार्टनरशिप, जो भी आपने रोमांस का आइडिया कल्चरली आपके लिए एक्सेप्टेबल है, या तो अपनी फैमिलीज में देखा या टेलीविजन पे देखा। सवाल मेरा ये है कि क्या लड़कों के जहन में ऐसी चीजें नहीं होती, यानी व्हाई इज इट दैट दीज आर ऑलवेज ब्रांडेड एज कि ये नीड्स या रिक्वायरमेंट्स ये लड़कियों की हैं? व्हाट डू मेन वांट इन अ रिलेशनशिप? आई थिंक फॉर मेन राइट नाउ जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वुमेन वांट इज कितने केसेस में मैंने यही देखे, दे जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या है ये, उनकी नीड तो बहुत पीछे रह जाती है, कहीं वो घूम ही जाते हैं। सो दैट इज समटाइम्स आई इवन एम्पैथाइज विद मेन एज वेल, वो बेचारे इतना लेट डाउन हमेशा हुए होते हैं, लेकिन फॉर देम इट्स रियली डिफिकल्ट। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस दफा ना ईद पे छुट्टियों पे गए थे। अब वो छुट्टियों पे ऑब्वियसली रमजान का लोड था, द मेन टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वर्क, और उन्होंने एक अच्छा फैमिली टाइम गुजारा, अपनी वाइफ को टाइम दिया, बच्चों को टाइम दिया। अब पूरा का पूरा ये खानदान उस बज के बाद ना वापस घर पहुंचा है, और उसके बाद मियाँ साहब दोबारा काम में बिजी हो गए, तो एक दोबारा लड़ाइयों की झगड़े का माहौल है कि यार ये क्या था, वो सच था, ये तो वही बात है, अंडरस्टैंडिंग वुमेन एंड वुमेन ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट दे वांट एज वेल। वही जो बात हो रही थी कम्युनिकेशन, उसमें इतना गैप आ जाता है, इतना मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है ऑफ थिंग्स सेड एंड नॉट सेड, बोथ वेज। तो अगर आपको कुछ चाहिए आप बोलो, अब आपने बोल भी दिया लेकिन मियाँ समझ नहीं रहा कि ये मैं कैसे करूं। आई नो अ कपल जो शायद उसकी कैपेसिटी भी नहीं है करने की, यानी वो अभी सरफेस पे है, वो सरफेस पे है ना, वो अपनी चीजें, उसको लगता है कि भाई मैं आपके सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, आप अपने मैके भी जा रहे हो, मैं आपको होटलिंग भी करा रहा हूँ, मैं आपको शॉपिंग भी करा रहा हूँ, जब आपको अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है उसको लगता है मैं आपको ये अलाउ भी कर रहा हूँ। इस पे बात करते हैं मजीद, लेकिन दोबारा आएंगे जी केस के ऊपर। ये तो हो गई बात कि लड़का लड़की क्या चाहते हैं, और हमने फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखे कि शादी हो जाती है तब क्या चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रिश्ता तय होते वक्त जो लोग फेक एंड प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को एक अलग रूप में दिखाते हैं, उनको क्या मुश्किलात होती है, और दूसरा ये कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट करें। जी ख्वाजा नवीद साहब, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बिलेटेड ईद मुबारक। ख्वाजा साहब क्या हाल चाल है आपके? ईद मुबारक हो। आई वांटेड टू डिस्कस द पॉलिटिकल सिनेरियो एज वेल, लेकिन आज जरा मौजू पे रहते हैं। मुझे बताइए, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि रिश्ता जब पक्का हो रहा होता है, एक तो लड़का लड़की की अपनी ख्वाहिशें, अपनी एक ड्रीम पार्टनर की लिस्ट होगी, लेकिन आपकी नजर में सबसे ज्यादा मेक और ब्रेक पॉइंट क्या होता है? क्या लड़के का मालदार होना, लड़की का खूबसूरत होना, क्या वो चीज है जिसके ऊपर ये फैसला किया जाता है, ये दाव खेला जाता है? आजकल जो ट्रेंड नया चल गया है जी, वो ये है कि लड़के खुद जो हैं वो उस लड़की को पसंद करते हैं कि वो कौन सी गाड़ी में आती है, कौन सा ड्राइवर उसको छोड़ने आता है, और कहाँ रहती है, उनका बंगला कितने 1000 गज का है, 2000 गज का है, 3000 गज का है, और वो उसी के साथ रिस्पॉन्स भी करते हैं, और वहीं भी दोस्तियां बढ़ाते हैं, और फिर अपनी माओ को लेके वहाँ रिश्तों के लिए जाते हैं उन घरों में, और माओ भी बड़ी खुश होती हैं। आजकल तो मुझे लगता है रिश्ते, अब शाजिया शायद इसको वेरीफाई करेंगी, मुझे लगता है सियासी झुकाव भी पूछा जाता होगा, जिस तरह दोस्तियां टूट रही हैं, पूछा जाता होगा कि आपको पॉलिटिकल पार्टी वो डरते होंगे कि हमारे पीछे चोर चोर के नारे ना लग जाए। इस तरह से कह सकते हैं कि पहले ही इस तरह से अब तो ये भी जा रहा है ना कि शादी में भी नारे लग जाए। पहले मस्जिद नबी को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो शादी हाल को कौन छोड़ेगा? पता है, सोचे बारात आ रही है किसी पार्टी तराने पे, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। पहले तो ये पूछा जाता था ना, पहले पूछा जाता था तंजीम में नहीं है, तो पहले वो एक ढका छुपा दूसरी तरह से होता था कि कोई और नहीं हो, कोई FIR नहीं हो। अब तो पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट हो चुके हैं, तो अब तो आपको लगता है कि जी आपने एक स्टैम्प लगा देनी कि अच्छा आप इस पार्टी से, आप इसको नहीं मानते, ओहो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा घर जब बुरा कह रहा होगा किसी एक को, तो वो बेचारा जो न्यू कमर होगा या वो वाइफ होगी, तो वो तो इस वजह से ये बात आपको लगता है ये अब अच्छा होने लगता है, मैरिड कपल्स भी आपस में लड़ पड़े इन बातों पर? नो डाउट, नो डाउट।
ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यू नो, डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज लेके बैठना, अंडरस्टैंडिंग कि यूर ओके, आई एम ओके, कि आप कुछ और हो, मैं कुछ और हूँ, इसके साथ रहना इज डिफिकल्ट। एंड दैट्स वाई जो इन्हें बात की थी कि यू नो पूरे अगर कुंबा है, क्लैन है, वो एक रास्ता फॉलो कर रहा है और कोई एक उसके अंदर बाहर का आ जाता है, तो इन सबको उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। बिल्कुल। बात ही क्या होती है अगर ये सब बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो तुम ए हो, अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादी या कोई भी रिश्ता पक्का इस बात पे होता है कि आपको सिमिलैरिटीज नजर आ रही होती हैं। आप कहते हैं कि अच्छा जी हमारा वैल्यू सिस्टम मिलता है, लेकिन दो लोग अगर जुड़वा भी हों तो आप यकीनन जानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। द फाइन आर्ट इज कि अगर जब डिफरेंसेस आएंगे, पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन इस पे बात करते हैं जी, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बहन मैं रियासताबाद से शकील सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। मैं पेशे के हिसाब से जर्नलिस्ट हूँ। दरअसल लड़के और लड़की के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप बर्थ से बेहतर तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये वो नहीं होता शऊर के उन दोनों के जहन में हमआहंगी होनी चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए, एक दूसरे की खुददारी को देखें, एक दूसरे की इज्जत करना, फैमिली को इज्जत देना जो होना चाहिए। ये नहीं चीजें जो मादी चीजें हैं वो तो खत्म हो जाएंगी, जहनी हमआहंगी खत्म नहीं हो सकती, अखलाक खत्म नहीं हो सकता, खुलूस खत्म नहीं हो सकता। इन चीजों को देखना चाहिए और वो सिर्फ उठने बैठने से भी पता चल जाता है, बातचीत करने से भी पता चल जाता है। सिर्फ अच्छे सोफे पे बैठना, अच्छे बेड पे लेट जाना, अच्छी चीजों को इस्तेमाल करना, ये सब चीजें उसके बड़ा होने का दलील नहीं है। दलील उसके जहन को बड़ा, उसके अखलाक को, उसकी गुफ्तगू को बड़ा करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपकी किसी भी बात से हम इख्तिलाफ नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। तो किताबी बातें की हैं, मतलब किताब से ही पढ़ के आए हैं। पैसे की कितनी अहमियत है? पैसे की मैंने आते ही बताया आपको कि बहुत जबरदस्त अहमियत है आजकल। लड़के यानी पहले जमाने में तो लड़कों की माएँ कहते थे कि वो लालची है, उसको जहेज का लालच है, ये है, और लड़का कहता था नहीं मैंने इस लड़की से करना है। अब तो लड़के इतने बाशऊर हो गए हैं कि वो पैसे वाली लड़की ढूंढते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेशन क्या होती है? मैं कई दफा ये सवाल उठाया है कि अगर लड़की प्रोफेशनल है, अपने पैसे खुद कमा रही है, पहले तो शायद लोग कहते थे कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा पैसा कमाया जो है तो तुम्हारी मर्जी कैसा खर्च करो। दूसरा स्टेज ये आया कि अच्छा आई वुड लाइक इट कि आप कंट्रीब्यूट भी करें या तुम्हारी मर्जी कोई तोहफे ऊपर के कोई खर्चे वगैरह अगर तुमने उठाने। अब तीसरी स्टेज पे हम आ चुके हैं वेयर इट इज एक्सपेक्टेड कि इफ यू आर वर्किंग एंड आई एम वर्किंग वी विल शेयर एक्सपेंसेस। तो ये अच्छा ट्रेंड है आप लोगों के ख्याल में? अच्छा ट्रेंड है, दोनॉ मिलजुल के करें। पहले वो लड़कियां कहती थी कि माई मनी इज माई मनी, योर मनी इज आवर इज ऑल्सो मनी। जब आप इतना वक्त के साथ मॉडर्नाइज हो रहे हैं, एवोल्यूशन हो रही है, आप इवॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये भी फिर एक्सेप्टेंस लेकर आए ना। ये तो नहीं कि आप अभी इवॉल्व कर रहे हैं, आप काम करो, आपकी थिंकिंग वही पुरानी वाली हो। सो समवेयर आई थिंक स्ट्राइकिंग दैट बैलेंस इन बिटवीन, बीच का म्याना रवि वाला पार्ट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर इज वन थिंग, जब वो कॉलर बात कर रहे थे, आई थिंक जब कंपैटिबिलिटी होती है कपल्स के बीच में शुरू में, वो तो फिर सब हंकी डोरी है ना, दिल बाग है, सब कुछ है। प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब आपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी होती है और कॉम्प्रोमाइज करना होता है, जब आपके डिफरेंसेस आए। उसी डिफरेंसेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पर बोल सकते हो अच्छा ठीक है, अगर हमारे पूरे कुंबे के अंदर अगर ए के अंदर बी फिट नहीं हो रहा तो हम कैसे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं इसको फिट इन करने के लिए। अगर हम अग्री ना करें तो हम डिसअग्री भी ना करें। सो ज्यादातर जो रिफ्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यही आती है जब रिजिडिटी और तल्ख कलामी और जब सख्ती बहुत ज्यादा नेचर के अंदर आ जाए। एक तरफ तो आपने एडजस्ट करना है, फ्लेक्सिबल होना है, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगी कि रेड फ्लैग्स क्या होने चाहिए? एंड दिस इज राइट बिफोर वी हेड फॉर अ ब्रेक। तो एक मुख्तसर सी बात अगर शाजिया आप इस पे करें कि कौन सी चीज है जिसपे समझौता मुमकिन नहीं है, और अगर आपको रिश्ते के वक्त ये बात या ये क्वालिटी नजर आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, खतरे की अलार्म बजनी चाहिए। क्या कहेंगी? ऐसा लगता है लड़की को भी ये देखना चाहिए और लड़के को भी ये बात जरूर देखनी चाहिए कि दूसरा आपकी गुस्से में, प्यार में, मोहब्बत में आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। वो जिन अल्फाज का चुनाव होता है ना, वो एग्जैक्टली आपकी पूरी शख्सियत खोल के रख देते हैं। आप इग्नोर करते हैं, बट मेरे लिए सबसे बड़ा
और मैं सजेस्ट करती हूँ रेड फ्लैग वो होता है, क्योंकि आप कहाँ तक जा सकते हैं 5 साल बाद 10 साल बाद वो वहीं पता तो वही इंडिकेट हो जाता है। तो आप जरूर देखें कि जब आप अगले को खफा कर दें या गुस्सा दिला दें तो गुस्से में उसका बर्ताव क्या है। एक छोटी सी कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, ईद मुबारक। ईद के 9 दिन हो गए लेकिन शव्वाल का महीना है तो ईद मुबारक, कभी कॉल मिली। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बताइए आज के मौजू पे क्या कहेंगी? आज के मौजू पे मेरी लाइट गई थी और शाम 6 बजे आएगी, लेकिन मुझे टॉपिक का थोड़ा अंदाजा है आपकी बातें सुन के। आप जरा बता दें कि क्या सवाल कर रही जी। हम बात कर रहे हैं रिश्ते होते वक्त, यानी जब फाइनल आप रिश्ता तय हो रहा होता है तो क्या चीजें हैं जो देखी जाती हैं जो मेक एंड ब्रेक फैक्टर होता है जिसके बाद एक लड़का या लड़की फाइनली हाँ करते हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि लड़की की जॉब होनी चाहिए। अच्छा। जॉब हो तो जाहिर बात है कि फिर वो फाइनेंशियली मतलब इतना हो कि बीवी को खिला पिला सके। ये नहीं कह रहे बहुत हाई फाई डॉक्टर इंजीनियर हो, ये देखा जाता है। पैसे का ही ज्यादातर देखा जाता है। और लड़की वाले जो है, लड़के वाले जो है ना, वो बस एक डिमांड होती है लड़की चांद की वो खूबसूरत टुकड़ा। तब बाद में लड़का आपका कैसा भी हो, कुछ ना कमा रहा हो, बस लड़की हो, जॉब करने वाली हो, ये भी लोगों की बहुत होती है डिमांड। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जितने मेक और ब्रेक फैक्टर्स किए गए, बड़ी जबरदस्त रेड फ्लैग यहाँ पे शाजिया ने इंडिकेट किया। ये देखना चाहिए कि सामने वाले ग्रीडी तो नहीं है, क्योंकि ग्रीडी डिमांड आनी अगर शुरू हो जाए वो एक के बाद एक और पे आप कितने की डिमांड। जी जनाब, कुछ लोग इस बात पे बड़ा इतराते हैं कि वो बड़े साफ गो हैं और ब्लंटली अपनी डिमांड्स को सामने रख देते हैं। रेड फ्लैग्स की हमने बात की कि अगर कोई लालच अगर आपको नजर आ रहा हो या गुस्से में बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो रहा है तो ये आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि ऐसे शख्स के साथ एक पायदार रिश्ता शायद बनाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके अलावा कौन सी डिमांड्स हैं जो लोग करते हैं? एक बड़ी कॉमन, काफी बदतमीज डिमांड है लेकिन बड़ी कॉमन हो गई है कि रिश्ता देते वक्त ही लड़के वाले ये डिमांड रख देते हैं कि लड़की कभी मोटी ना हो, या लड़की आपकी बड़ी प्यारी है लेकिन शादी के वक्त तक प्लीज इसका वजन कम कर लें। तो वेरी क्विकली इस तरह की सिचुएशंस को डील करेंगे क्योंकि लास्ट चंक ऑफ द शो है और देखते हैं कि हमारा पैनल इस बारे में क्या कहता है। शाजिया जी, ये जायज डिमांड है कि लड़की वजन कम कर ले शादी तक? देखिए, मुझे ये डिमांड नाजायज नहीं लगती। आपको नहीं लगती? मुझे नहीं लगती, ठीक है। लेकिन इससे लड़की का अपना फायदा है, इसमें अपना फायदा है। दूसरी बात, मैं लड़कियों को हमेशा एक बात ये कहती हूँ कि आप हमेशा ये चीज रखें कि आप किसी को रिजेक्ट कर सके। इतनी छोटी सी बात पे कोई आपसे आगे डिमांड नहीं कर सके, एक बात। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि दूसरे वाला एटलीस्ट ऑनेस्ट है और आपको बता रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि आपको बाद में फिर ये करवाए। लेकिन अगेन, बात करने का एक तरीका होता है। आप इनडायरेक्टली या बहुत तरीके से बात, आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा आपने जो है ना इतना वजन जरूर, आपने ये जो है ना 8 kg कम कर लेने तो आप ऐसी लगेंगी, आप करीना कपूर। ये नहीं, आप उसको सेट करके मत दें। आप उसको बता सकते हैं, आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि तुम बहुत प्यारी लगोगी, तुम्हारे फीचर्स बहुत प्यारे हैं, तुम्हारी हाइट इतनी अच्छी, इस तरह तो आप कह सकते हैं। मगर आप ये नहीं कह सकते कि आपने करना ही करना है, और ये रेड फ्लैग नहीं है मेरी नजर में अगर कोई ऐसा डिमांड करता है। अच्छा जी, ख्वाजा साहब आप क्या कहेंगे? एक और हम कहते हैं प्रिटेंड की अभी बात हो रही थी कि लोग पहले अपने आप को किसी और रूप में दिखाते हैं। अब हो सकता है ये एक्चुअल एवोल्यूशन भी हो, यानी शादी होने के कुछ अरसे बाद किसी का मजहबी रुझान बढ़ जाए और उनके हुलिये में भी वो चीज, वो असर नजर आने लगे कि जी टखनों से ऊंची शलवार हो गई है, मर्द ने दाढ़ी रख ली है, टोपी पहनना। तो यानी, और ये दूसरी तरफ भी हो सकता है, खातून के साथ भी हो सकता है। तो बताइए ऐसी सिचुएशन में ये कपल कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि बड़ा आसान है, दूसरे कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े बदनसीबी है उस लड़की की जिसने एक देखा बड़ा खूबसूरत वो लिया बना लिया बारल। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसमें जो आपका मजहबी नहीं, जो आपका मजहबी सेंटिमेंट है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एनीबडी कैन गो थ्रू द एवोल्यूशन, लेकिन अहम बात ये है कि आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि कई जो आपके लाइफ डिसीजंस हैं वो आपने साथ मिलजुल के करने हैं। क्योंकि लड़की भी फिर हिजाब पहनेगी ना, ये बात बोलना सॉरी कि लड़की का वेट कम कराओ और या वो रिलीजियस बहुत हो गया, शेम बेस्ड। इफ यू फीलिंग अशेम्ड ऑफ द पर्सन हु यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद, तो आप उसको चेंज करना चाहेंगे और इसमें कंट्रोल करेंगे। तो आई थिंक बीइंग अशेम्ड ऑफ गेटिंग अ फैट गर्ल इन योर फैमिली और अ हेल्दी गर्ल इन योर फैमिली इज फीलिंग अशेम्ड रादर देन एक्सेप्टिंग इट कि हमारी बहू का वेट ज्यादा है या मेरी बीवी का वेट ज्यादा है या मेरे मियाँ की दाढ़ी लंबी है। हैपेंड टू दोस दैट स्टोरी कि जिसमें लोग कहते थे कि तुम जैसी हो जहां हो, और इसके बाद भी देखिए आप एक जीते जागते इंसान से शादी कर रहे हैं जिसके ख्यालात में तब्दीली आ सकती है, हालात में तब्दीली आ सकती है। कल को वो अमीर से गरीब, गरीब से
से अमीर हो सकता है, रिलीजियस से बहुत नॉन रिलीजियस, या एक तब्दीली है, आपकी फिक्र, आपकी सोच बदल सकती है। शायद आप पहले सोचते थे कि आप पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं रहेंगे, शादी के फौरन बाद आपको शायद लगने लगे कि आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। बट व्हाट हैपेंस जब आपके ऊपर इतनी बड़ी तब्दीली आती है, तो कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि अब एक और जिंदगी, एक और जात आपसे जुड़ी हुई है। सो वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जरा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी मलिक साहब, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा आज इम्पोर्टेंट पैनल आपका और बड़े अहम टॉपिक है। ख्वाजा साहब भी बैठे हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी मैं गुफ्तगू भी सुन रहा था आपकी कि पहले लाइफ पार्टनर बंदा सिलेक्ट करता है, उससे पहले क्या सोचता है? सोचता ही पहले है, बाद में वो कहाँ सोच सकता है? फिर सोचने की काबिल ही नहीं छोड़ते। फिर तो वो अगर सोचेगा तो शादीशुदा होगा तो वो खत्म शुदा हो जाएगा बेचारा। अच्छा ये तो बताएं कई दफा लड़कियों को घर से ये सीख दी जाती है कि भाई अभी अगर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, चलो रिश्ता कबूल कर लो, साथ चलते हैं, देखते हैं, लेकिन अंदर से वो एक मिशन लेके चल रही होती है कि साल 2 साल बाद हमने अलग हो जाना है। ये किस हद तक सही और गलत है? देखें, ये सही है, क्योंकि देखें लड़की भी अपना घर छोड़ के आती, लड़के भी छोड़ना चाहिए, हमारे मजहब में भी है, उनको दोनों को अलग कर दें, उन्हें फ्लाई करने दें। जैसे फर्स्ट फ्लाइट थी ना एक समरी, उन्हें उनको डिपेंडेंट एक दूसरे के साथ चलने की सलाहियत पैदा होने देनी चाहिए। लेकिन अगर देखिए एक 28-27 साल का लड़का है, उसकी इनकम लिमिटेड होगी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तो उसके 100 खर्चे बटे हुए हैं, आप उससे यकायक ये डिमांड करें या एक्सपेक्ट करें कि वो अकेला घर मेंटेन करके दे लड़की को, शायद कई लोगों के लिए पॉसिबल ना हो। जी फौरन नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग भी, हमारी फैमिली में ज्वाइंट फैमिलियां बहुत हैं, उसके इतने मजे हैं। जब कोई त्योहार आता है, बड़ा हल्ला गुल्ला, बड़ी गपशप होती है, टारगेट रखें कि हमने होना है। जब आप इस काबिल हो जाए, फिर आप मशवरे के साथ देखिए, शादी के बाद इंडिविजुअल मत सोचें, फिर आपने एक फैमिली फॉर्म कर ली है, आपको कलेक्टिव सोचना चाहिए एक दूसरे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब कॉल करने के लिए। मेरा आप क्या कहती है, बिकॉज ये लड़कियों को बकायदा बताया जाता है कि ये अच्छा 2-3 मसले हैं भी ना, ये सही हो जाएगी, तो तुम अपनी बात मनवा लोगी। आई थिंक दैट्स मैनिपुलेशन। वो भी है, लेकिन इसी तरह दोनों केसेस में देयर इज ग्रोथ। अगर आप एक पूरे फैमिली के साथ भी रह रहे हो तो यू ग्रो इन दैट एनवायरनमेंट एंड यू लर्न टू हैंडल बहुत सारे डिफरेंट टेम्परामेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज, एंड वही साथ साथ एक्सक्यूज मी, फिर आप अपनी रिलेशनशिप में भी आप ग्रो करो। बट येस, आपका थोड़ा सा वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। बट पहले से ये एजेंडा लेके बैठना कि हमने सेपरेट होना है, या तो एजेंडा ना हो या तो बहुत क्लियरली बता दो। आई सीन पीपल जो बहुत शुरू में बोल देते हैं कि येस मुझे अपना इवेंचुअली घर चाहिए होगा, बिकॉज दे वांट टू ग्रो इन दैट कैपेसिटी एज अ न्यूक्लियर फैमिली। बिल्कुल सही। एक बात मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगी कि लड़कियां जब भी शादी कर रही होती हैं, दे आर सीइंग दिस मैन टू बी वेरी एम्पावर्ड, वेरी इंडिपेंडेंट, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी एज में हो, उसको लगता है हमने जो एक खाका आदमी का बनाया है कि वो बहुत एम्पावर्ड है ना। अब जैसे शादी हुई, अक्सर जब लड़की को, यानी अगर आपकी पसंद कहीं पे अंडरस्टैंडिंग है और लड़की को ये बात आके लड़का कहता है कि जी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो कहती है किस किस्म का आदमी जो की बात नहीं कर रहा है, ये तो मर्द कर ही नहीं सकता। शादी करते वक्त हम जो बात कर रहे थे कि फेक प्रिटेंड करने की बात, बाज़-औक़ात ये होता है कि लड़कियां भी इतना, जो ये कहता है ना मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो एक्चुअली शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, फ्लर्ट कर रहा है, टाइम पास। नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली वांट टू चैलेंज दैट। मुझे कभी कभार, अब जब मैं लोगों से बात करती हूँ ना कि ये जो इमेज है ना हमारा कि एक आदमी सुपर इंडिपेंडेंट है, वो नहीं है, वो भी उतना ही। और मैंने देखा है कि कई दफा जो घर की खवातीन होती हैं, घर का पूरा सेटअप है, वो एक अच्छे भले दिखने में इंडिपेंडेंट आदमी को काफी डोमिनेट करती है, एंड दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। ये बात मैं कह रही हूँ कि आप फेक प्रिटेंड कर रहे होते हैं। अब लड़की के जहन में अगर ये है कि जी मैं अभी, अगर उसको कह दिया गया आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में आ रही हो, लेकिन ये तो कोई मसला नहीं है, नंदे तो मैरिड है, ये तो हम कर लेंगे, 1-2 साल में तो आपको नहीं बीवी बन जाओगे, आपको नहीं पता कि कितनी इंटरफेरेंस है। फिर लड़की बाद में जब ये कंप्लेन करती है कि जी आप तो कहते थे कि जो तुम बोलोगी वो हो जाएगा, अब वो वहीं पे उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि ये अभी अपनी माँ के सामने नहीं बोल सकता। नंदे मैरिड है, मैंने कहा ख्वाजा नवीद की अदालत में केस चलाया था, वो कहती है हर हफ्ते नंदे आ जाती हैं और कहती हैं बिरयानी बनाओ, अपने 4-4 बच्चे। फिर भी बेहतर है। मैं आपको एक नया केस बताती हूँ। नंदे मैरिड है, एक नंद अमेरिका में है, दूसरी नंद लंदन में है, लेकिन और जो सास घर में है, क्योंकि एक सास है और एक शौहर नामदार घर में, लेकिन जो नंदे वहां बाहर हैं उनको यकीन नहीं है कि माँ की देखभाल अच्छे से हो रही है, तो घर में कैमरे लगे हुए हैं जो वो वहां से बैठ के बिग बॉस की तरह
है उसने अलाउ किया हुआ है। देखिए ये चीजें वाइस वर्सा हैं, ये चीजें ऐसी भी हैं कि खवातीन नंदों को चाय भी नहीं पिला रही होती हैं, एंट्री भी बैंड हो जाती है और आप कहती हैं मेरा मियाँ सिर्फ मेरा मियाँ है, ना अब आपका भाई है। ये कंट्रोल भी आपके पास, दोनों चीजें एक्सट्रीम लेवल पे गलत है। अगर या तो आप बैठ के बात करने वाली बात है कि जी मुझे अलग घर चाहिए होगा, चाहे 5 साल में आप कर सकें जब आपकी कैपेसिटी हो, 7 साल में मेरी ये प्रेफरेंस होगी, लेकिन ये एजेंडा लेके या लड़के का ये कहना कि बस जब तुम बोलोगी तो हम हो जाएंगे, आपका तो रिमोट कंट्रोल तो आपकी अम्मा के पास है, आप नहीं हो सकते, और देखिए भी नहीं कर पाएंगे, देखिए भी नहीं आप, ये भी और आप भी, यानी लड़कियों को भी चाहिए समझदारी से उनको पलट के कहे आपसे नहीं होगा, आपसे हो नहीं सकेगा नहीं। और आप ये मिशन भी नहीं लेना कि मैं तो अब बीवी बन गई हूँ, मैं तो 6 महीने में देखो किस तरह के वो करके निकाल के लेके चले। और दूसरा